अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। फरवरी के इब्तिदाई अय्याम थे। सर्दी का जोर टूट चुका था। मौसम बड़ा खुशगवार और फरहत बख्श हो रहा था। ऐसी ही एक सुबह मैं नाश्ते से फारिग होकर थाने जाने की तैयारी कर रहा था कि क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं अपने क्वार्टर के अकलौते कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की सिमत कदम बढ़ा दिए। इस वक्त अमूमन कोई नहीं आया करता था। थाने में अगर मेरी ज़रूरत पेश आ जाती तो वो लोग दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मेरा इंतज़ार करते थे, क्योंकि चंद मिनट बाद मुझे थाने के अंदर पहुंचना ही होता था। इसका मतलब यही था कि कोई इमरजेंसी हो गई थी या फिर इसी लम्हे एक मरतबा फिर दस्तक की आवाज़ उभरी। ये और इससे पहले वाली दस्तक में एक ख़ास नौइयत की एहतियात और नज़ाकत पाई जाती थी। जैसे दरवाज़ा बजाने वाला हाथ किसी मर्द का नहीं बल्कि कोई नाजुक अंदाम हसीना का हो। कोई हसीना सुबह सुबह मेरा दरवाज़ा खटखटाने क्यों आज चली आएगी? मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए सहन अबूर करके बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा और इससे पहले कि वहां तीसरी दस्तक की आवाज़ उभरती, मैंने कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी, और तस्दीक भी डबल। वहां एक नहीं बल्कि दो हसीनाएं खड़ी थीं। मैंने सवालिया नज़रों से बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लिया और कदरे सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है? तुम दोनों कौन हो? यहाँ क्या लेने आई हो? उन्होंने बैक वक्त दाएं बाएं देखा, जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें वहाँ किसी ने देखा तो नहीं। फिर इनमें से एक ने राजदाराना लहजे में कहा, थानेदार जी, हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं, हमें अंदर आने दें। मैंने टटोलती हुई नज़रों से सरतापा इनका जायज़ा लिया। फिर लम्हाती सोच विचार के बाद एक फैसले पर पहुँचते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ठीक है, आ जाओ। वो दोनों मेरे क्वार्टर में दाखिल हो गईं। मैंने बैरूनी दरवाज़ा फेर दिया और इन्हें अपने पीछे चलाते हुए कमरे में ले आया। मैं खुद एक कुर्सी पर बैठ गया और उन्हें चारपाई पर बैठने को कहा। उन्होंने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। वो दोनों तकरीबन हम उम्र नज़र आती थीं, लेकिन कद्दो-कामत और जिसामत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। इनमें से एक दराज कामत और गंदुमी रंगत की थी, जबकि दूसरी पस्ता कामत और गोरी चिट्टी थी। ये लड़की हुस्न जमाल में भी दूसरी दराज कद लड़की से कहीं बढ़कर थी। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए कहा, हाँ बताओ, आप लोग मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करने आई हो, और उधर थाने में आने के बजाय मेरे क्वार्टर का रुख क्यों किया? लेकिन इन सवालात का जवाब देने से पहले अपना तारुफ भी करा दो। थानेदार जी, दराज कामत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम जमीला है और ये नबीला है। उसने अपनी साथी लड़की की जानिब इशारा किया और मज़ीद बताया, हम दोनों इसी कस्बे की रहने वाली हैं, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम थाने के बजाय इधर क्यों आई हैं, तो वो सांस लेने के लिए रुकी और फिर इजाफा करते हुए बोली, दरअसल बात ये है कि हम छुप छुपा कर यहाँ आई हैं। हम नहीं चाहती कि किसी को हमारे यहाँ आने का पता चले। अगर हम थाने में आती तो आपके अमले को खबर हो जाती। अच्छा? मैंने घूर कर जमीला की तरफ देखा। तुम लोग छुप छुपा कर मुझसे मिलने आई हो? इसका मतलब है कि कोई बहुत ही संगीन मसला है तुम्हारे साथ। अब तक सिर्फ जमीला ही ने मुझसे बात की थी। गोरी चिट्टी नबीला इसके पहलू में खामोश बैठी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी उम्रें 20 और 25 के दरमियान थीं। बाद में मुझे पता चला कि नबीला 23 साल की और जमीला 25 साल की थी। इस मरतबा भी जमीला ही ने मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि ये जवाब सवाल नुमा था। थानेदार जी, मसला वाकई संगीन है, और आप वादा करें कि इस सिलसिले में हमारी, यानी कि मेरा मतलब है नबीला की मदद ज़रूर करेंगे। मसला सुने बगैर मैं तुम लोगों से कोई वादा नहीं कर सकता, मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा। और ये भी बताओ कि तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? तुम बहनें तो नहीं हो सकती हो? हम दोनों बड़ी गहरी सहेलियां हैं, जमीला ने बताया। इसी दोस्ती की वजह से नबीला का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, जो मैं इसे लेकर आपके पास आ गई हूँ। सिर्फ एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत ही ईमानदार और उसूल परस्त थानेदार हैं। गलत बात कोई अमीर, वजीर या चौधरी भी कर रहा हो तो आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते और न ही इससे दबकर नाइंसाफ़ी करते हैं। आप अपने फ़राइज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं करते।
तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो गलत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तमहीद खासी तवील हो गई है, अब तुम नबीला के मसले की तरफ, बल्कि नबीला तुम खुद अपना मसला मुझे बताओ। नबीला ने अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे देखा और एक लम्हे के तवक्कुफ से बोली, थानेदार जी, क्या बेटियां भेड़ बकरियां होती हैं? नहीं, मैंने आंखें सुकेड़ कर उसकी तरफ देखा। उसके सवाल के अल्फाज में दुख ही दुख भरा हुआ था। ये बात तुमसे किसने कहती? बेटियां तो अल्लाह की रहमत और अपने माँ बाप की आंखों का नूर होती हैं। इन्हें ना तो बोझ समझना चाहिए और ना ही भेड़ बकरियां, वो रुहासी आवाज़ में बोली। लेकिन मुझे तो ऐसा ही समझा जा रहा है। उसकी गुलूगिरी को देखते हुए मैंने कतरे नर्म लहजे में पूछा, नबीला, लगता है कि तुम्हारे घर में कोई गड़बड़ चल रही है, खुसूसन तुम्हारे रिश्ते या शादी के हवाले से। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। उसने चौंक कर मुझे देखा और इज़्तिरारी लहजे में पूछा, आपको ये बात किसने बताई? तुम्हारी डबडबाई हुई आंखों और रुंधी हुई आवाज़ ने, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बेटी, मुझे थानेदारी करते हुए कई साल हो गए हैं। जिस तरह तुम अपनी हाथों और उनकी उंगलियों को पहचानती हो, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने पास आने वाले लोगों और इनके मसाइल से वाकिफ़ हो जाता हूँ। मैं लम्हे भर के लिए रुका और एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, नबीला बेटी, तुम्हारी ज़हनी कैफियत और जिस्मानी हालत को देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से करना चाहते हैं जो तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं, और ये कि तुम किसी और को पसंद करती हो, है ना? नबीला के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इससे पहले कि वो मेरे इस्तफसार के जवाब में कुछ कहती, जमीला जल्दी से बोल उठी। उसके लहजे में दुनिया जहान की हैरत सिमट आई थी। थानेदार जी, क्या ये कहानी हमसे पहले ही आप तक पहुंच चुकी है? नहीं, मैंने कतई अंदाज में कहा। पहले तुम दोनों यहाँ पहुंची हो, फिर ये कहानी। मैंने बताया है ना, मैंने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पर नबीला के बारे में एक अंदाज़ा कायम किया है और मुझे कभी उम्मीद है कि यह अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। आप या तो गैबता हैं या फिर कोई नजूमी। जमीला ने हैरत आमेज़ नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए कहा, मुझे गुनाहगार न करो बेटी, मैंने तंबीही अंदाज में उंगली हिलाते हुए जमीला से कहा। गैबतान सिर्फ खुदा की ज़ात है और इल्म नजूम से भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सब मेरे पेशेवराना तजुर्बे का निचोड़ है। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो तुम उसकी तरदीद कर सकती हो। आपने बिल्कुल ठीक बताया है थानेदार जी, नबीला ने अकीदत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मैंने कहा, तुम लोगों की आमद से कब्ल मैं थाने जाने की तैयारी कर रहा था। वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। तुमने जो कुछ भी कहना है मुख्तसर और मौसर अल्फाज में कह डालो, वरना उधर से अगर कोई मुझे बुलाने यहाँ आ गया तो तुम्हारी मेरे पास मौजूदगी का राज खुल जाएगा और तुम लोग ऐसा नहीं चाहोगी। नबीला ने सहमी हुई नज़रों से जमीला की तरफ देखा और इज़्तिरारी लहजे में बोली, जमीला, तुम ही जल्दी जल्दी थानेदार जी को सब कुछ बता दो, मैं ठीक तरह बात नहीं कर सकूंगी। नबीला का इशारा पाकर जमीला शुरू हो गई। आइंदा 10 मिनट की गुफ्तशुनीद में नबीला के जो ताज़ा तरीन हालात मुझ तक पहुँचे, मैं इनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आगे बढ़ने से पहले आप भी नबीला के पस मंज़र से आगाह हो जाएं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, नबीला निहायत ही हसीन और जमील और पुरकशिश लड़की थी। ऐसी लड़कियों के लिए बाज़ औक़ात इनका हुस्न ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। बेचारी नबीला के साथ भी कुछ इसी नौयत की सूरत हाल थी। वो गांव ही के एक नौजवान अनवर अली को पसंद करती थी और ज़ाहिर है इससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इसकी माँ आयशा बीवी को उसके जज्बात, एहसासात और पसंद की ज़रा परवाह नहीं थी। वो अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती इसकी शादी चौधरी मुश्ताक से करना चाहती थी। नबीला के मुताबिक चौधरी मुश्ताक एक अय्याश शख्स था और उम्र में उसके बाप से भी 10 साल बड़ा था। शादी का लफ्ज़ तो वो इसकी माँ को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वरना इसकी नज़रों में नबीला की हैसियत किसी खूबसूरत खिलौने से ज़्यादा नहीं थी। वो चंद रोज़ तक इस दिलकश खिलौने से अपना दिल बहलाता और फिर इसे कहीं भी फेंक देता। वो एक शादीशुदा और पोतों पोतियों नवासों नवासियों वाला शख्स था। इस उम्र और हालात में वो नबीला से बाकायदा शादी करके हवेली में अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। नबीला और जमीला को यकीन था कि अगर चौधरी मुश्ताक ने आयशा बीबी से ऐसी कोई बात की थी तो ये धोखे के सिवा और कुछ नहीं था, और आयशा बड़ी खूबसूरती से ये धोखा खा रही थी। वो यही समझ रही थी कि चौधरी मुश्ताक वाकई इसकी बेटी को चौधराइन बनाएगा। इस तरह वो खुद चौधरी की सास बन जाएगी।
پھر پورے گاؤں میں اس کی ٹور نکل آئے گی۔ نبیلہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس کی ماں کو سمجھاؤں تاکہ وہ چودھری مشتاق کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ اسی مقصد سے وہ دونوں میرے پاس آئی تھیں۔ ان کے نظر میں ایک میں ہی تھا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ بھی کروں، عائشہ بی بی کو سمجھاؤں یا چودھری سے بات کروں، نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نبیلہ چودھری مشتاق کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے۔ میں نے پوری توجہ سے یہ قصہ سنا اور جمیلہ کے خاموش ہونے پر نبیلہ سے پوچھا، نبیلہ بیٹی، کیا تمہارا باپ حیات ہے؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی، میرے ابو کا نام حیات ہی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ جی میرے ابو زندہ ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہارے باپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابو کو سب پتا ہے جی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو کیا تمہارا باپ بھی اس سازش میں اپنی بیوی کا حامی ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی سرعت سے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب انداز میں بولی، گھر میں صرف امی کی چلتی ہے۔ جمیلہ نے اپنی دانست میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ نبیلہ کی امی بڑی جلال والی اور منمانی کرنے والی عورت ہے۔ حیات چاچا کی تو اس کے سامنے ذرا نہیں چلتی، گھر میں ایک طرف کسی کونے میں خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ عورتوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی تو میں نے دریافت کیا، ہاں ہاں بتاؤ، بعض عورتوں کا حیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ عائشہ نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلایا ہوا ہے، جمیلہ نے بتایا، اسی لیے چاچا حیات الو بنا ایک طرف پڑا رہتا ہے اور بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ الو کے گوشت اور خون کے حوالے سے متعدد داستانیں سال ہر سال سے چلی آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ سچائی بھی ہو، لیکن اس سلسلے میں چونکہ میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، اس لیے کوئی حتمی رائے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ سنا ہے الو کا خون اور گوشت مختلف قسم کے سفری عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جمیلہ کی وضاحت کے جواب میں ایک گہری سانس خارج کی اور نبیلہ سے پوچھا، تمہارے اور بھائی بہن بھی ہوں گے؟ صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولی، اس کا نام یعقوب ہے، جس کی عمر 15 سال کے قریب رہی ہوگی۔ 15 سال کوئی عمر نہیں ہوتی کم، نبیلہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس عمر میں لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور بھائی تو ہمیشہ سے بہنوں کے حامی رہے ہیں۔ کیا یعقوب کو تمہارا کوئی خیال نہیں؟ اسے تمہارے حالات کی خبر تو ہے نا؟ جسے خود اپنی خبر نہ ہو وہ دوسروں کی کیا خبر رکھے گا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی خبر نہ ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز ایسی بھر آئی تھی کہ میرے سوال کے جواب میں کچھ بتا نہ سکی۔ اس نازک مرحلے پر اس کی دوست جمیلہ مدد کو لپکی اور اس نے مجھے بتایا، تھانے دار جی، یعقوب مستانہ ہے، اللہ لوک ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں بیٹی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سچی بات تو یہ کہ نبیلہ کے نامساعد بلکہ افسوسناک حالات سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے تھے، اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس مصیبت سے ضرور نکالوں گا، لہٰذا میں نے اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ اور آئندہ کے لیے چھپ چھپا کر تھانے یا میرے کوارٹر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارا مسئلہ بڑی توجہ سے سن اور سمجھ لیا ہے، میں اپنے طور پر تھوڑی تفتیش کروں گا، اگر تمہارے بیان کردہ حالات میں صداقت نظر آئی تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ عائشہ بی بی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کہیں بھی تمہاری شادی نہیں کر سکے گی، اس سلسلے میں تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی، اور آپ پورا بھروسہ رکھیں کہ میں نے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر روئے سخن جمیلہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں جی، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ چاچا چاچی تو بہت اچھے ہیں جی، نبیلہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، میرا مطلب ہے کہ جمیلہ کے امی اور ابو۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا تھا بیٹی، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جمیلہ بولی، نبیلہ واقعی سچ کہہ رہی ہے تھانے دار جی، میرے امی ابو بہت ہی سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہماری شادیاں بڑے امن و امان سے ہو جائیں گی۔ تم لوگ کتنے بھائی بہن ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ ہم 3 بہنیں ہیں، جمیلہ نے بتایا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، بیٹی یا بیٹا تو دینا قدرت کے ہاتھ میں ہے،
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ان معاملات میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ ویسے بھی بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تم بہنوں کو بھائی کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ قدرت کی طرف سے جو عطا ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو بھی محرومی ہو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس حکمت عملی کو اگر عملی زندگی میں داخل کر لیا جائے تو جیون بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ تو کیا۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر انہیں اپنے کوارٹر سے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی یونیفارم پہنی اور اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ تھانے کے حالات معمول کے مطابق تھے۔ اس روز میں خلاف معمول تھوڑی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے میری اس دیری کو محسوس نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج کل راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ بزرگوں کو کہتے سنا ہے اور میرے تجربے میں بھی آیا ہے کہ اپنی خوشی، سکون، آسانی، آرام اور چین کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان معاملات کو جتنا محدود رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر چرچا حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو خوشیوں کو فوراً ہی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے، اور ایسا ہی معاملہ اس روز میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان دنوں تھانے میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں تھانے آیا تو ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں آ گیا۔ وحید ایک تجربے کار اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا۔ وہ جس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس مختصر سی مدت میں میں نے وحید کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آزمائش کے لیے 1-2 مشن میں اسے اپنے ساتھ بھی رکھا تھا اور اس کی کارکردگی کو تسلی بخش پایا تھا۔ فارغ اوقات میں وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور ہمارے درمیان دنیا کے ہر موضوع پر آزادانہ گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ وحید راٹھور کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے پہلی ہی ملاقات میں دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ اس روز بھی میں اور وحید اپنی فرصت اور فراغت پر بات کر رہے تھے کہ یہ چرچا قدرت کو پسند نہیں آیا اور دوپہر سے پہلے ہی ہمارے لیے مصروفیت کی بھرمار ہو گئی۔ 3-4 ایسے معاملات آن پڑے تھے کہ انہیں نپٹانے میں شام ہو گئی۔ ذرا سانس لینا نصیب ہوا تو مجھے یاد آیا کہ نبیلہ والے مسئلے پر مجھے وحید راٹھور سے بات کرنا تھی۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مقامی ہونے کے ناطے اسے یہ آسانی حاصل تھی کہ وہ وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا اور ان کے حوالے سے بنسبت زیادہ سہولت کے ساتھ معلومات اکٹھا کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وحید وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وحید راٹھور کی عمر 35 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ پکے رنگ کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے خاصی بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں، سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ وہ کم گو تھا اور ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، لیکن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی کم گوئی غائب ہو جاتی تھی، البتہ لہجے کا ٹھہراؤ برقرار رہتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، اس گاؤں کے ایک ایک بندے کو جاننے کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً سبھی سے دعا سلام ہے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی بات کو سوالیہ جملے پر چھوڑا تو میں نے کہا کہ فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روک تھام نہ کی گئی تو آگے چل کر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، دراصل میں گاؤں کے چند لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں چودھری مشتاق، حیات احمد اور اس کی بیوی عائشہ بی بی، ان دونوں کی بیٹی نبیلہ اور بشیر ترکھان کے بیٹے انور علی کے نام شامل ہیں۔ وحید راٹھور نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب، ان تمام افراد سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ کو ان کے بارے میں کس قسم کی معلومات درکار ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ حیات احمد کی بیوی عائشہ اپنے خاوند کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ وہ بیچارہ کسی الو کے مافک گھر کے کونے کھدرے میں پڑا رہتا ہے۔ گھر کے کسی معاملے میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا اور عائشہ بالا ہی بالا نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے والی ہے، جبکہ نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ بشیر ترکھان کے بیٹے انور علی کو پسند کرتی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں اس کہانی کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کیا جا سکے۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا،
मलिक साहब, मैं बशीर तरखान के इकलौते बेटे अनवर अली को तो जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कोई नबीला उसको पसंद करती है। अलबत्ता जहाँ तक हयात अहमद की घरवाली आयशा का ताल्लुक है तो उसका मामला खासा गड़बड़ है। मामला खासा गड़बड़ है? क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो राजदाना अंदाज में बताने लगा, मलिक साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक आयशा अच्छे किरदार की औरत नहीं। मैंने सुना है कि उसने अपने खामिद को उल्लू का गोश्त खिला रखा है। मैंने बदस्तूर चौंके हुए लहजे में कहा, कहीं तुम्हारा इशारा इस जानिब तो नहीं वहीद? नहीं। उसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। जनाब, उल्लू की गोश्त वाली कहानी तो मेरे इल्म में नहीं। मेरा इशारा चौधरी साहब की तरफ है। चौधरी साहब? तुम्हारे कहने का मतलब है कि चौधरी मुश्ताक? मेरी हैरत में इजाफा हो गया। जी, मैं चौधरी मुश्ताक ही की बात कर रहा हूँ, वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन मैंने टटोलती हुई नज़रों से उसे देखा। चौधरी मुश्ताक और आयशा का आपस में क्या ताल्लुक? मलिक साहब, मैंने मरकर अपनी कब्र में जाना है, वहीद राठौर ने गहरी संजीदगी से कहा। मैंने चूंकि अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, इसलिए दावे से कुछ नहीं कह सकता हूँ। मगर वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुआ, मगर गांव में आयशा के हवाले से कोई अच्छा तासुर नहीं पाया जाता। लोग जाहिर है कि चौधरी से डरते हैं और उसकी नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोश रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के ख्याल में आयशा कोई बाकिरदार औरत नहीं। उसके बारे में ये समझा जाता है कि चौधरी मुश्ताक से उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो क्या चौधरी मुश्ताक इस टाइप का बंदा है? मैंने तस्दीकी लहजे में पूछा। एएसआई ने इस्बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, मैंने सुना है कि चौधरी मुश्ताक 60 के पेटे में है और आयशा भी 45 के करीब करीब है। इस उम्र में जबकि औलाद भी जवान हो चुकी हो तो इंसान में खासा ठहराव आ जाता है। लेकिन मैंने पुरसोच अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वहीद राठौर ने जल्दी से कहा, मलिक साहब, आपने मर्दों के हवाले से वो मुहावरा तो सुना होगा, साठा पाठा। तो अपने चौधरी मुश्ताक का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता है। वो मायना खेज अंदाज में रुका और फिर राजदाराना अंदाज में बोला, इसमें कोई शक नहीं कि आयशा 45 साल की है, लेकिन शायद आपने उसे देखा नहीं है। हाँ, मैंने उसे देखा नहीं। मैंने गहरी संजीदगी से इस बात में गर्दन हिलाई। क्यों? क्या कोई ख़ास बात? वो बहुत खूबसूरत औरत है, वहीद ने पुरमाइनी लहजे में बताया। देखने में 30 से ज़्यादा की नहीं लगती। वो क्या कहते हैं? वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए बोला, आयशा ने सदाबहार जवानी पाई है, एक साठा पाठा और दूसरी सदाबहार। मैंने खुद कलामी के से अंदाज में कहा, लेकिन वहीद, एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात मलिक साहब? उसने उलझन ज़दा लहजे में इस्तफसार किया। मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, अगर आयशा इस दर्जे पर चौधरी से मुतालिक रही है तो वो अपनी बेटी की शादी चौधरी से कैसे कर सकती है? क्या इसमें इतनी सी भी अकल नहीं? यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही मलिक साहब। वो साहब कोई का मुजाहरा करते हुए बोला, आपने कहा है तो मैं इस मामले पर गौर कर रहा हूँ, वरना मुझे ये यकीन तो बिल्कुल नहीं आया। ये ठीक है कि आयशा एक हसीन और जमील औरत है और उसकी बेटी नबीला भी उसी पर गई है, लेकिन चौधरी मुश्ताक इस मिजाज का आदमी नहीं कि वह किसी मरहले पर इनसे शादी के लिए तैयार हो जाए। ये तो मकबल में टाट का पेवंद वाली बात होगी। चौधरी अपनी अय्याशी के लिए तो खैर छोड़े मलिक साहब, मुझे मरकर खुदा को जवाब देना है। मैं किसी की ऐब जुई करके खामखा गुनहगार नहीं होना चाहता। मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम गुनहगार हो, मैंने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए कि इस शादी वाली कहानी की हकीकत क्या है। इसके लिए थोड़ी तहकीक करना पड़ेगी मलिक साहब, वो पुरअज़म लहजे में बोला। ठीक है, तुम आज ही से इस मंसूबे पर काम शुरू कर दो, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, और जैसे कोई मुस्बित या मनफी नतीजा सामने आए तुम फ़ौरन मुझे आगाह करो, इसके बाद मेरा काम शुरू होगा। आपका हुक्म सर आँखों पर मलिक साहब, वहीद राठौर ने फरमाबरदारी से कहा, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि आप किस केस पर काम कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वहीद, तुम मेरे भरोसे के आदमी हो, इस बात को खुद तक ही महदूद रखना। मैंने ज़रा तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और संजीदा लहजे में कहा, वो दरअसल आज सुबह आयशा की बेटी नबीला अपनी एक सहेली जमीला के साथ मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे इन तशवीशनाक हालात से आगाह किया है और साथ ही रोते हुए मुझसे ये इल्तिजा भी की है कि मैं किसी भी तरह इस शादी को रोकने की कोशिश करूं।
वो चौधरी मुश्ताक से शदीद नफरत करती है। इसकी ख्वाहिश तो यही है कि बशीर खरकान के लड़के से इसकी शादी हो। मुझे तो ये बच्ची नबीला बहुत ही दुखी और सितम रसीदा लगती है। जो हालात आपने बताए हैं, इनकी रोशनी में तो नबीला वाकई हमदर्दी और मदद की मुस्तहिक है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जिस हद तक मुमकिन हो और हमारे इख्तियार में हो, हमें इसकी मदद करना भी चाहिए। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ और फिर मुझसे सवाल कर दिया, मलिक साहब, नबीला आज सुबह किस वक्त थाने आई थी? वो थाने नहीं बल्कि मेरे क्वार्टर पर आई थी। मैंने जवाब दिया, इस वक्त मैं थाने आने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए आज मैं कदरे देर से अपने कमरे में पहुंचा। ओह, उसने मुतासिफाना लहजे में कहा, मलिक साहब, आप मुझे सिर्फ 2 दिन दे दें। मैं तीसरे दिन इस मामले की मुकम्मल रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ठीक है, मैंने फजलकुन अंदाज में कहा, इस मौजू पर हम 2 दिन बाद यानी कि तीसरे रोज़ बात करेंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया। एएसआई वहीद राठौर ने मुझसे 2 दिन की मोहलत ली थी, लेकिन इसे ये तहकीक मुकम्मल करने का भरपूर मौका ना मिल सका, क्योंकि दूसरे दिन की सुबह को एक ऐसा वाक़या पेश आया कि ये वाक़या किसी और ही सानहे में ढलता हुआ दिखाई देने लगा। फरवरी की 8 तारीख को मैं थाने में जाकर बैठा ही था कि एक अजीब वाक़या पेश आ गया। मुझे अपने कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया, जैसे चंद अफराद आपस में झगड़ा कर रहे हों। मैंने कांस्टेबल गुलफराज को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और सूरत हाल जानने की कोशिश की। गुलफराज, ये बाहर क्या मछली बाजार बना हुआ है? उसने जवाब दिया, मलिक साहब, चौधरी के बंदे एक जवान को मारते हुए थाने लाए हैं। वो इसके खिलाफ कोई अगवा शगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। कौन है वो बदबख्त? मैंने कांस्टेबल से इस्तफसार किया। वो कमज़ात बदबख्त ये है थानेदार साहब, कांस्टेबल के बजाय किसी और ने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने निगाह उठाकर गुलफराज के अकब में देखा। खुले हुए दरवाजे में बोलने वाले का चेहरा नमूदार हो चुका था। वो एक हट्टा कट्टा दराज कामत शख्स था, जिसने एक जवान को कॉलर से दबोच रखा था। साफ दिखाई देता था कि वो बदबख्त शख्स यही था जिसका जिक्र हो रहा था। इन दोनों के पीछे 2-3 मजीद अफराद भी नजर आए, जिनमें एक खूबसूरत औरत भी शामिल थी। अगले ही लम्हे एक पस्ता कामत बंदे ने मातूब शख्स को बाजू से थाम लिया और कदरे दुरुस्त लहजे में बोला, थानेदार जी, इस कमीने को हवालात में बंद कर दें। मुझे इस बंदे का अंदाज बहुत बुरा लगा। मैंने मातूब शख्स को नज़रअंदाज करते हुए इसी से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? वो सीना चौड़ा करते हुए बोला, जनाब, मेरा नाम खुशिया है और हम चौधरी साहब के ख़ास बंदे हैं। उसने अपने दराज कामत साथी की जानिब इशारा किया। ये दारा है, दारा अमरकी वाला। मज़कूरा दराज कामत शख्स के एक कान में बाली डली हुई थी। गांव देहात में कान के जेवर को मुर्की कहा जाता है। मुर्की वाला हट्टा कट्टा शख्स वही था जिसने इस जवान को कॉलर से दबोच रखा था। खुशिया ने इसी हवाले से अपने साथी का तारुफ कराया था। मैंने घूर कर पस्ता कामत खुशिया की आंखों में देखा और पूछा, तुमने अपना और अपने साथी का तारुफ तो करा दिया। तुम दोनों के अंदाज ही से पता चलता है कि तुम्हारे पीछे किसी ताकतवर बंदे का हाथ है। अब जरा ये भी बता दो कि इस थाने का इंचार्ज कौन है? खुशिया मेरे सवाल पर पूरी तरह चौंका, फिर अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, जनाब, थानेदार तो आप ही हैं। मैं थानेदार हूँ तो थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। मुझे ये बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं कि किसको हवालात में बंद करना है और किसको ड्राइंग रूम की सैर कराना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जनाब, आप तो खामखा नाराज़ हो रहे हैं, दारा मुर्की वाले ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। हम तो एक खतरनाक मुजरिम को पकड़कर आपके पास लाए हैं और आप उल्टा हमें ही झिड़क रहे हैं। मैं उल्टा झिड़क रहा हूँ या सीधा, इसका फैसला तो बाद में होगा, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। दारा, तुम पहली फुर्सत में इसका कॉलर छोड़ दो। दारा ने एक लम्हे के लिए मुझे मुतज़ब्ज़ब नज़र से देखा, फिर इस मिस्कीन सूरत शख्स को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। उसने सुख की गहरी सांस ली और तशक्कुर आमेज नज़रों से मुझे देखने लगा। वो शक्ल सूरत से एक भला मानस आदमी दिखाई देता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में इससे पूछा, हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? जी, मैं अनवर अली हूँ, वो डरे सहमे लहजे में बोला। अनवर अली? मुझे ये नाम शनासा महसूस हुआ, लेकिन फौरी तौर पर कुछ याद ना आ सका। मैंने अनवर अली की आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने ऐसा कौन सा खतरनाक जुर्म किया है जो ये लोग यूं धकेल घसीट कर यहाँ लाए हैं? इसका जुर्म मैं बताती हूँ थानेदार जी, इनके साथ आने वाली खूबसूरत औरत ने कुसीले लहजे में कहा।
इस मर्दूत ने मेरी बेटी को अगवा किया है। बीबी तुम कौन हो? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। मेरा नाम आयशा बीबी है जनाब, वो मजबूत लहजे में बोली, और मेरी अकलौती बेटी का नाम है नबीला। ओह, एक मंजर मेरी याददाश्त में घूम कर रह गया। क्या क्या तुम हयात अहमद की बीवी हो? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। जी आप बिल्कुल ठीक पहचाने हैं, उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर अनवर अली की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस शैतान ने मेरी बेटी नबीला को बरगला कर पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। आप इसके खिलाफ पर्चा काटें जी, और इसकी इतनी पिटाई करें कि हाथ और पांव जोड़कर नबीला का पता बताएं। अब यह आपके हवाले है। थानेदार जी, इन दोनों सांडों ने पहले ही मुझे बहुत मारा है, अनवर अली ने फरियादी लहजे में कहा। मैं चौधरी मुश्ताक के डर से मार खाता रहा, वरना अगर ये चौधरी के बंदे ना होते तो। वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर लम्हे भर के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए गहरी संजीदगी से बोला, आप मुझसे जिसकी भी कसम ले लें जनाब, मैं सच कहता हूँ मैंने नबीला को अगवा नहीं किया और न ही इसे कहीं छुपा कर रखा है। ये झूठ बोल रहा है जी, आयशा चटक कर बोली। ऐसी घटिया हरकत इस कमीने के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। ये सारी कहानी अब खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैंने कल सुबह नबीला को देखा था और एएसआई वहीद राठौर की ज़बानी आयशा के हुस्न जमाल की जो दास्तान सुनी थी, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त साबित हो रही थी। इस कहानी की इब्तिदाई में अनवर अली, नबीला, आयशा, हयात अहमद और चौधरी मुश्ताक के हवाले से मैं काफ़ी तफसील के साथ बता चुका हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। नबीला और अनवर अली एक दूसरे को पसंद करते थे और आगे चलकर शादी की ख्वाहिश रखते थे, मगर आयशा अपनी बेटी नबीला की शादी चौधरी मुश्ताक से करने की ख्वाहां थी। नबीला चौधरी को सख्त नापसंद करती थी, बल्कि इससे शदीद नफरत करती थी, और इस बेजोड़ गैर मंतकी शादी को रुकवाने के लिए ही वो छुप छुपा कर मुझसे मिलने अपनी सहेली जमीला के हमरा मेरे क्वार्टर पर आई थी। सच्ची बात तो यह है कि अनवर अली मुझे ऐसा शक महसूस नहीं होता था जो नबीला के अगवा में मुलविस रहा हो। दूसरी जानिब चौधरी के दो मुस्टंडों का अनवर अली को ज़दोकोब करते हुए थाने तक लाना ये जाहिर करता था कि चौधरी अनवर को किसी लंबे चक्कर में तवील अरसे के लिए फिट कराने का इरादा रखता था। मौजूदा हालात के तनाजुर में ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता था। मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि नबीला कब और कितने बजे से लापता है। इसके बाद ये तहकीक कदरे सहल हो जाती कि इसके अगवा में किसका हाथ हो सकता है। मैंने तो गुज़िश्ता रोज़ सही सलामत उसे अपने क्वार्टर से रुखसत किया था। मैंने आयशा की जाने मुतवज्जा होते हुए पूछा, बीबी तुम अनवर को कमीना, कमज़ात और पता नहीं क्या क्या कह रही हो, और तुम्हारा ये भी दावा है कि ये झूठ बोला है। ज़रा ये तो बताओ कि तुम किस बिना पर इसे मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रही हो। ये मनूस हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। वो अनवर की तरफ नफरत अंगेज नज़रों से देखते हुए बोली, इसे वरगलाता रहता था। प्यार मोहब्बत की पट्टियाँ पढ़ाकर उसका दिमाग ख़राब कर रखा था इसने। नबीला की गुमशुदगी में किसी और का हाथ हो ही नहीं सकता थानेदार जी। मैं तो कहती हूँ कि आप इसे फ़ौरन फांसी पर लटका दें। आयशा का मुंह खुलते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो एक लड़ाका और ज़बान दराज औरत थी। अपनी आवाज़ की बुलंदी और अल्फाज की चढ़ाई के बल पर वो मद्दे मुकाबिल को चित करने के चक्कर में रहती थी। ऐसी तेज़ तर्रार और झगड़ालू औरतों से निपटना कोई आसान काम नहीं होता। मुझे हयात अहमद की बेबसी और बेकसी का 101% यकीन हो गया। जमीला की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आयशा ने हयात को उल्लू का गोश्त खिला रखा था, जब भी वो उल्लू बना घर के एक कोने में पड़ा रहता था। लेकिन आयशा के जलाल और कमाल को देखते हुए मैं बड़े वसूख से कह सकता था कि ऐसी औरतों को उल्लू के गोश्त या अफ्रीकी गोरीले की चर्बी की कतन कोई हाजत नहीं होती। वो अपनी ज़बान की धार ही से काम निकाल लेती हैं। इस मिजाज की औरतों के शौहर या तो इन्हें छोड़ देते हैं और या फिर खुद को तपे दिक में मुब्तला करके सारी उम्र खून थूकते रहते हैं। मैंने आयशा के मुतालबे के जवाब में ठहरे हुए लहजे में कहा, बीबी अगर मैं अनवर को पकड़कर फ़ौरन फांसी पर लटका दूंगा तो फिर तुम्हारी बेटी का सुराग कैसे मिलेगा? ये तो फांसी पर लटकने के बाद कुछ भी सुनाने ये बताने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए तुम जल्दबाजी से काम न लो और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो। इसे फ़ौरन ही अपनी हिमाकत का एहसास हो गया। नदामत आमेज नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो जी मेरा मतलब ये था कि ये मरदूद कहीं इधर उधर ना हो जाए। तुमने चौधरी मुश्ताक के बंदों के जोर पर इसे थाने पहुंचवा दिया है। इस वक्त ये मेरे कब्जे में है। तुम इसके इधर उधर होने की ज़रा फिक्र ना करो।
मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर दारा मुर्की वाला और खुशिया की तरफ देखते हुए तहकमाना लहजे में कहा, तुम दोनों बाहर जाकर बरामदे में बैठो। अगर किसी मरहले पर तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगा। उन्होंने मुतसब्सब नज़र से एक दूसरे को देखा। इनके तेवरों से अंदाज़ा होता था कि वो बाहर जाने का इरादा नहीं रखते। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश करते, मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, तुम लोगों ने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? गुमशुदा लड़की की माँ से मैं बात कर रहा हूँ ना, और तुम्हारा पेश करदा मुलजिम भी मेरे कब्जे में है। फिर मैंने कांस्टेबल गुलफराज की जानिब देखते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, इन दोनों को बताओ कि थाने का बरामदा किस तरफ है और इस बरामदे में लकड़ी की बेच किधर रखी हुई है। गुलफराज मेरा इशारा पाकर इनकी जानिब बढ़ा तो वो नागवार नज़रों से कांस्टेबल को घूरते हुए खुद ही बरामदे की सिमत कदम बढ़ाने लगे। कांस्टेबल ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत इससे कहा, गुलफराज तुम अनवर को हवलदार के पास ले जाओ और ख़ुद भी वहीं बैठो, इससे मैं बाद में बात करूँगा। ओके सर, गुलफराज ने फर्माबरदारी से कहा और अनवर को हाथ से पकड़कर मेरे कमरे से ले गया। मैं अपने सामने बैठी तेज़ तर्रार आयशा की तरफ मुतवज्जा हो गया और कहा, बीवी तुम कोई फिक्र न करो, अगर ये साबित हो जाता है कि तुम्हारी बेटी के अगवा में अनवर का हाथ है तो मैं इसके साथ वो सलूक करूँगा जिसे देखकर किसी को फिर ऐसे संगीन जुर्म की जुर्रत नहीं होगी। लेकिन क्या जी? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो तड़प कर बोली, मैंने कहा लेकिन ये कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को फ़ौरन बाजियाब करूं तो तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना होगा। मैं आयशा की ज़बान खुलवाने और इसे अपने एतमाद में लेने के लिए गैर महसूस अंदाज में घिस रहा था। वो गहरी संजीदगी से बोली, जी मैं तो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म तो करें। उसने आप हुक्म तो करें कुछ ऐसे अंदाज में अदा किया था कि अगर मैं मजबूत सोच का मालिक ना होता तो किसी ज़बरदस्त गलत या खुशफहमी का शिकार हो सकता था। इन लम्हात में आयशा की आंखें और चेहरे के तासुरात कोई और ही ज़बान बोल रहे थे। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए ज़रा भी परेशान नज़र नहीं आती थी। मैंने नहायत संजीदा लहजे में इससे कहा, हुक्म सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे जो भी सवाल करूं उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना। जी पूछें आप। वो मुंतज़िर नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि अनवर और नबीला एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपस में शादी की ख्वाहिश रखते हैं? थानेदार जी, ये जो अनवर है ना, ये बड़ा ही मक्कार और अय्यार बंदा है। मैं जानती हूँ कि नबीला का इसमें कोई कसूर नहीं। यही शैतान मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है, खुद को उसका आशिक कहता है। भला आप बताएं, ये प्यार मोहब्बत की बातें तो अच्छी अच्छी लड़कियों का दिमाग ख़राब कर देती हैं। मेरी नबीला तो बड़ी सीधी सादी है, वो इस चालाक की लच्छेदार बातों में आ गई है। लगता है कि जैसे इस बदबख्त ने नबीला पर कोई जादू कर दिया हो। वो तो अब मेरे सामने भी ज़बान चलाने लगी है। मेरा मतलब है ज़बान चलाने लगी थी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आ गई। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। इस मरदूत ने इसके साथ क्या किया है, कहाँ ले जाकर छुपा दिया है मेरी नबीला को। आयशा ने मेरे सवाल के जवाब में जो जज्बाती तकरीर की, इसमें काम की कोई बात नहीं थी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, यानी तुम्हारा मतलब है कि अनवर के बरगलाने में आकर ही सही नबीला भी इससे शादी की ख्वाहां थी, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते पर सख्त एतराज़ था। मैं गैर महसूस अंदाज में धीरे धीरे आयशा को अपने मकसद की तरफ ला रहा था। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी अनवर मुझे एक आंख पसंद नहीं। मैं कभी भी नबीला का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकती। मेरी बेटी तो शहजादी है, इस लंगूर का इससे क्या मुकाबला। अनवर अली वाजबी सी शक्ल सूरत का मालिक था, लेकिन इसे लंगूर कहना सरासर ज्यादती वाली बात थी। अलबत्ता नबीला के लिए शहजादी का लफ्ज़ नहायत ही मौजू और मुनासिब था। एक अच्छी बात यह थी कि मैं आयशा को जिस ट्रैक पर लाना चाहता था वो खामोशी से उधर ही आ रही थी। हो सकता है कि आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि एक लड़की अगवा हो गई और मैं कोई अमली इक़दाम करने के बजाय इत्मीनान से बैठा बातों में मसरूफ़ हूँ, लेकिन ये बताता चलूँ कि मैं इत्मीनान से नहीं बैठा हुआ था। आंखें बंद करके किसी भी सिमत अलटप दौड़ पड़ना भी दानिशमंदी नहीं होती। ऐसी कार्रवाई के नतीजे में अमूमन नाकामी और शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए मैं नहायत होशियारी के साथ वो इशारे और नुक्ते जमा कर रहा था जिनकी मदद से मैं चंद खतूत वाज़े कर सकता और इन खतूत पर चलते हुए नबीला को बाजियाब करवा लेता। फिर मुझे ये भी तसल्ली थी कि इस केस का मुल्ज़िम अनवर अली मेरी कस्टडी में है।
عائشہ کے بعد میں اس کو اپنے پاس بلاتا اور ایک کڑا انٹرویو کرتا۔ مجھے یقین تھا کہ عائشہ اور انور سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں نبیلہ کا سراغ لگانے کی پوزیشن میں آ جاتا۔ میں نے عائشہ کے تنزیہ الفاظ کے جواب میں مصلحت بردار لہجے میں کہا، میں نے تمہاری بیٹی کو تو نہیں دیکھا، لیکن انور کے بارے میں تمہاری رائے سے مجھے مکمل اتفاق ہے، وہ بس ایویں سا ہے۔ مجھے اپنا ہم خیال پا کر اس کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ جلدی سے بولی، آپ بڑے سمجھدار ہیں تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بچی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ انشاءاللہ، میں نے مستحکم لہجے میں کہا، تم جتنے خلوص سے تعاون کر رہی ہو، اس کے بعد میں بھی بڑا پر امید ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تو تم نے عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے کہ نبیلہ کو انور سے نہیں بیاہنا، لیکن تمہارے ذہن میں اپنی بیٹی کے حوالے سے کوئی نام، کوئی رشتہ تو ہوگا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے ابھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ میں نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ابھی سوچا نہیں یا مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو؟ جی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کی گڑبڑاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے دل اور دماغ میں چودھری مشتاق کے لیے بڑی گنجائش ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بات بناتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ہمارے چودھری صاحب ہیں ہی اتنے اچھے کہ گاؤں کے سب لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت ہے۔ میں سب گاؤں والوں کی بات نہیں کر رہا عائشہ، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، میرا اشارہ تمہارے دل اور دماغ کی طرف ہے۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ گاؤں والے چودھری کی عزت کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ کسی طاقتور شخص کے خوف اور ڈر کے سبب اس کا احترام کیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہو جاتا۔ بہرحال عائشہ نے میرے معنی خیز سوال کے جواب میں بتایا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی چودھری مشتاق کی عزت کرتی ہوں۔ اور تمہاری بیٹی نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں، وہ لڑکھڑاہٹ آمیز لہجے میں بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بات ختم کر کے وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ایسی بات نہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ چودھری کو تمہاری طرح بہت پسند کرتی ہے؟ جی ہاں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ میں نے چڑھائی جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اگر نبیلہ کو چودھری مشتاق برا نہیں لگتا، وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، تو پھر وہ اس سے شادی کرنے سے کیوں انکاری ہے؟ جی؟ اس نے وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھا، کیا آپ کو سب پتہ ہے؟ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ میں نے نبیلہ اور جمیلہ سے ہونے والی ملاقات کا ذکر گول کرتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر پہلے تم ہی نے کہا تھا کہ میں ایک سمجھدار تھانے دار ہوں۔ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا تھانے دار اپنے علاقے کے تمام لوگوں کے حالات و واقعات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں اس حوالے سے ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے گھریلو معاملات سے کیسے آگاہ ہو گیا ہوں۔ میری پکی معلومات کے مطابق تم نبیلہ کو چودھری سے بیاہ کر اس کی ساس بننے کا خواب دیکھ رہی ہو، مگر نبیلہ چودھری مشتاق سے ازحد نفرت کرتی ہے، اس کا دل انور علی میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی یا حقائق کی پردہ پوشی کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتی ہے۔ میرے دھمکی بھرے انداز نے اسے راہ راست پر رکھتے ہوئے تروئی کی طرف نہیں جانے دیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی یہ میری خواہش ہے کہ نبیلہ کی شادی چودھری صاحب سے ہو جائے، لیکن وہ تھوڑا رکی، افسوسناک انداز میں گردن جھٹکی اور بوجھل آواز میں بولی، لیکن اب تو نبیلہ ہی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اس الو کے پٹھے انور نے پہلے اس کے دماغ میں چودھری صاحب کے خلاف نفرت بھری اور پھر اسے کہیں غائب کر دیا۔ نبیلہ اگر غائب ہوئی ہے تو بہت جلد مل بھی جائے گی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، اس کی تلاش کے لیے میں تم سے زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں اسے بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ فی الحال ہم چودھری مشتاق کی طرف آتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، عائشہ بی بی، ٹھیک ہے کہ تمہاری یہ خواہش تھی کہ نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے ہو جائے، کیا چودھری بھی اس رشتے کے لیے تیار تھا؟ جی، چودھری صاحب بھی راضی تھے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، چودھری مشتاق کی عمر کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس کی اولادوں کی اولادیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں۔ جی،
वो जुज़बुज़ होते हुए बोली, चौधरी साहब पक्की उम्र के हैं। पक्की उम्र? मैंने तंज़िया लहजे में कहा। चौधरी मुश्ताक कुछ ज़्यादा ही पक्की उम्र का नहीं आयशा? मुझे पता चला है कि वो नबीला के बाप से भी 10-12 साल बड़ा है। तुम्हारी तो मत नहीं मारी गई आयशा बीवी? वो उम्र कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो अजीब से लहजे में बोली, चौधरी साहब इस उम्र में भी बड़े जिंदा दिल और सेहतमंद हैं। ठीक कहती हो बीबी। ना चाहते हुए भी मेरी ज़बान से एक सुलगता हुआ जुमला निकल ही गया। ये बात तुमसे ज़्यादा और कौन जानता होगा? वो झेंप कर इधर उधर देखने लगी। एसआई वहीद राठौर ने मुझे मुबहम अंदाज में आयशा और चौधरी के प्राइवेट ताल्लुकात के बारे में जो कुछ बताया था, आयशा का हालिया रवैया उसकी तस्दीक कर रहा था। मैंने सवालात का ज़ाविया तब्दील करते हुए कहा, आयशा बीबी, नबीला तुम्हारी बेटी है। तुम अनवर अली को लंगूर कहकर मुस्तरद कर चुकी हो और चौधरी मुश्ताक तुम्हारी नज़र में गबरू जवान है। तुम नबीला की शादी जहाँ भी करो, ये मेरा मसला नहीं। मैं किसी के घरेलू मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मैं लम्हा भर के लिए थमा और फिर इजाफा करते हुए पूछा, ये बताओ नबीला कब से गायब है? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, कल दोपहर से जी। कल दोपहर से? मैंने उलझन ज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो कल से गायब है और तुम आज उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई हो? मैं रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आई जी, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, बल्कि मैंने मुलजिम अनवर को पकड़कर आपके हवाले किया है। आपका आधा काम तो हो गया। अब अनवर की ज़बान से नबीला का पता उगलवाना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कदरे उखड़े हुए लहजे में कहा, तो मुझे ये बताने की कोशिश ना करो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। मैं अपने फ़राइज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कल दोपहर से अब तक तुम क्या करती रही हो। मेरे बदले हुए अंदाज ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। कदरे नर्म लहजे में बोली, थानेदार जी, आप तो खामखा खफा हो रहे हैं। सच्ची बात तो यह है जी। वो एक मर्तबा फिर रुकी और एक बोझल सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैं तो यही समझ रही थी कि वो अपनी सहेलियों के साथ होगी, इसलिए फिक्रमंद नहीं थी। लेकिन जब शाम हो गई और वो घर वापस नहीं आई तो मुझे उसकी तरफ से तशवीश हुई। मैंने उसकी सहेलियों से पूछकर शुरू की। सुबह वो जमीला के साथ थी, दोपहर को घर आई थी और खाना वगैरह खाने के बाद फिर घर से निकल गई। मेरी पूछ पड़ताल के नतीजे में ये बात सामने आई कि नबीला को आखिरी मर्तबा कल दोपहर के बाद तकरीबन 2 बजे खेतों में अनवर के साथ छुप छुप कर बातें करते देखा गया था। इसके बाद वो किसी को नज़र नहीं आई। मैंने इसके लिए 1 मिनट मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, कल दोपहर 2 बजे नबीला और अनवर को खेतों में छुपकर बातें करते हुए किसने देखा था? छीमो ने, आयशा ने जवाब दिया। न्याज तेली की बेटी छीमो खेतों के पास से गुजर रही थी कि एक जगह खेत की खड़ी फसल में उसे हरकत दिखाई दी। वो चौंकी और अपनी तवज्जो इस हरकत की तरफ लगा दी। थोड़ी देर के बाद इसे वहां नबीला और अनवर की झलक दिखाई दी। वो राजो न्याज की बातें कर रहे थे। छीमो ने इन्हें मुखातिब करना या इनके रंग में भंग डालना मुनासिब ना समझा और खामोशी से आगे बढ़ गई। छीमो ने ये खास बात कल रात ही को मुझे बताई और मैं परेशान हो गई। मैं सीधी अनवर के घर पहुंची, लेकिन वो कमबख्त घर में नहीं मिला। इसके बाप ने बताया कि वो साथ वाले पिंड गया है और सुबह वापस आएगा। बशीर तरखान ने बहुत कुरेद कर मुझसे पूछा कि मैं इसके बेटे अनवर को क्यों ढूंढ रही हूँ, मगर मैंने इसे नबीला की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं बताया और वापस आ गई। वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी तो मैंने पूछा, वापस कहाँ आ गई? मैं आपको बता रही थी कि बशीर तरखान के घर से वापस आ गई, वो वजाहत करते हुए बोली। वहाँ से मैं अपने घर नहीं आई, बल्कि सीधी चौधरी साहब के पास इनकी हवेली चली गई। इन्हें इस सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत जल्द नबीला की इनसे शादी होने वाली थी। फिर चौधरी मुश्ताक ने तुमसे क्या कहा? मैंने पूछा। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और कहने लगे, आयशा ने बताया, इस वक्त अनवर तो गांव में मौजूद नहीं और उसके बाप से कोई बात करने का फ़ायदा नहीं, लिहाजा बेहतर यही है कि अनवर की वापसी का इंतज़ार किया जाए। वो कल जब यहाँ पहुँचेगा तो मैं इसे हवेली में बुलाकर खुद उसकी खबर लूँगा। तुम परेशान न हो आयशा, मैं तुम्हारी बेटी को जल्दी तलाश करवा लूँगा। वो सांस हमवार करने के लिए थोड़ा रुकी और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, थानेदार जी, मैं चौधरी साहब के हुक्म पर खामोशी से घर आ गई और पूरी रात नबीला के बारे में सोचते हुए गुजार दी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा याकूब सौदाई सा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस बेचारे का घर के किसी मामले में कोई अमल दखल नहीं, लेकिन
حیات احمد نے اس موقع پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ بیٹی کی گمشدگی نے اس پر کیا اثرات مرتب کیے تھے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور کڑوے لہجے میں بولی، حیات کا کچھ نہ پوچھیں تھانے دار جی، وہ نہ 3 میں ہے اور نہ ہی 13 میں۔ اگر وہ سمجھدار اور معقول بندہ ہوتا تو مجھے یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے۔ اسے سارا دن گھر میں پڑھ کر چارپائی توڑنے کے سوا کچھ آتا نہیں۔ وہ حیات نہیں بلکہ میرے لیے تو ایک عورت ہے۔ میں نے الو کے گوشت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ کہیں بحث کا ایک نیا در نہ کھل جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، آصف کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ انور علی تم لوگوں کو کہاں سے ملا ہے؟ چودھری صاحب نے رات مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تارا اور خوشیہ کی رات ہی کو ڈیوٹی لگا دی تھی کہ انور جیسے ہی گاؤں میں داخل ہو اسے پکڑ کر تھانے لے جائیں۔ بس جی، پہلے انہوں نے اس لفنگے کو قابو کیا، پھر ایک بندہ میری طرف دوڑا کر مجھے بھی بلا لیا اور ہم سب مل کر تھانے آ گئے۔ یہ ہے ساری کہانی جی۔ رات کو چودھری نے تم سے کہا کہ وہ انور کو اپنی حویلی میں بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن بعد میں اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ انور کو پکڑ کر سیدھے تھانے لے جائیں۔ چودھری کی یہ ادا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں جی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ متذبذب لہجے میں بولی، یہ بات تو آپ انہی سے پوچھیں جی۔ چودھری سے ملاقات ہوگی تو میں یہ سوال اس سے ضرور کروں گا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بشیر ترکھان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو تھانے پہنچا دیا گیا ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ گاؤں میں ابھی کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ ساری کارروائی چودھری صاحب کے بندوں نے چھپ چھپاتے کی ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی میں کروں گا وہ سب چھپ چھپاتے ہی ہوگا۔ جی کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ میں نے تمہاری شکایات توجہ سے سن لی۔ تمہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کے سلسلے میں جس بندے پر پکا شک ہے وہ اس وقت میری تحویل میں ہے۔ تم آرام سے گھر جاؤ، میں انور علی کی زبان کھلوانے کے لیے نیلا عمل شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد نبیلہ کو بازیاب کرا لیا جائے گا۔ اور میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور چودھری کے ان 2 ڈشکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ ان کی تھانے میں کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی کام۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی چودھری ہو یا چودھری کا گماشتہ۔ میری بات عائشہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انور علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مسکین سی صورت کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد سہما ہوا اور ڈرا ڈرا سا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں پتہ ہے چودھری کے بندوں نے تمہیں کس چکر میں پکڑ کر تھانے پہنچایا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ تو کیا واقعی تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری نے خود ہی نبیلہ کو کہیں غائب کرایا ہے اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ چودھری تم سے کیوں دشمنی کر رہا ہے۔ کیا تم نے اس کی بھینس چوری کر لی ہے؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ وہ بولتے بولتے متذبذب انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انور تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ تھانے میں صرف مجرموں کو کڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کے ساتھ میں بڑی عزت سے پیش آتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا رنگ جھلکنے لگا۔ تھوک نکلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ہمارے گاؤں کا چودھری بڑا ہی عیاش اور ظالم شخص ہے۔ اس نے نبیلہ پر بھی بری نظر رکھی ہوئی ہے۔ عائشہ پوری طرح اس کی مٹھی میں ہے۔ اس نے عائشہ کو یہ راگ دیا ہے کہ وہ نبیلہ سے شادی کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے اور عائشہ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ نبیلہ کو عیاشی کا کھلونا سمجھ کر چند روز اسے کھیل تو سکتا ہے، لیکن اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن ابھی تک تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ چودھری تم سے کیوں دشمنی کر رہا ہے۔ وہ جی دراصل وہ مجھے اپنا رقیب سمجھتا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، یا یوں سمجھ لیں کہ مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے، کیونکہ نبیلہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔
वो मुझे चाहती है और मैं उसे चाहता हूँ। चौधरी ने नबीला को गायब करा के मुझे पुलिस के चक्कर में फंसा दिया है, जबकि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो यहाँ आकर पता चला है कि नबीला कल दोपहर से गायब है। इसके लिए जितना परेशान मैं हूँ और कोई हो ही नहीं सकता जनाब। उसकी परेशानी में कोई खोट नजर नहीं आता था। इन लम्हात में वो वाकई बेहद उलझा हुआ और फिक्रमंद दिखाई देता था। मैं चंद लम्हात तक यकटुक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर निहायती ठहरे हुए लहजे में कहा, इसका मतलब है कि तुम नबीला से सच्ची मोहब्बत करते हो? वो अटल अंदाज में बोला, जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि मोहब्बत करने वाले झूठ नहीं बोलते। जी पता है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई, और मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला। यानी नबीला के अगवा या गुमशुदगी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कतई लहजे में बोला। मैंने कहा, कल शाम में नबीला की माँ आयशा तुम्हारे घर गई थी। उसने तुम्हारे बाप से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम साथ वाले गांव में गए हुए हो और आज सुबह वापस आओगे। क्या ये सच है? जी हाँ, मैं कल दोपहर में अपनी खाला से मिलने गया था, जो साथ वाले गांव में रहती है, उसने जवाब दिया। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे आज सुबह वापस आना था और मैं आया भी, लेकिन गांव में कदम रखने से पहले ही चौधरी के बंदों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और यहाँ थाने ले आए। इन्हीं की ज़बानी मुझे पता चला कि नबीला कल दोपहर से गायब है। ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने इसे अगवा करके कहीं छुपा दिया है। इनके शक का सबब यह है कि आखिरी बार कल दोपहर के बाद नबीला को तुम्हारे साथ देखा गया है। मैंने कहा, तुम दोनों खेतों में छुपकर राजो न्याज कर रहे थे, है ना? वो झेपे हुए लहजे में बोला, जी हाँ, हम आपस में इसी तरह छुपकर मिलते हैं। कल वो बेहद परेशान थी चौधरी के हवाले से। शादी के लिए इस पर माँ का दबाव बढ़ता जा रहा था। हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुई। इसने मुझे आपके बारे में भी बताया था। अनवर के आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा कि मेरे बारे में क्या बताया था उसने? जनाब, वो कल सुबह जमीला के साथ आपसे मिलने आई थी, अनवर ने कहा। उसने अपने तमाम हालात आपके सामने रखे थे और आपसे मदद की दरख्वास्त की थी। इसने मुझे बताया कि आपने इसकी मदद करने का वादा किया था। मैं तो ये सुनकर काफ़ी मुतमईन हो गया था। मैंने नबीला को तसल्ली दी और खाला के घर चला गया, लेकिन जब वापस आया तो यहाँ के हालात ही बदले हुए हैं। आपने तो उल्टा मुझे ही थाने में बंद कर दिया है जी। सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि अनवर झूठ का सहारा नहीं ले रहा। इसकी विफलता से साबित होता था कि नबीला की गुमशुदगी में उसका कोई हाथ नहीं। इन सनसनीखेज हालात में ध्यान चौधरी मुश्ताक की तरफ जाता था। अगलब इम्कान यही था कि चौधरी ही ने नबीला को अगवा कराया होगा। मैंने अनवर की उलझन के जवाब में कहा, अनवर, तुम्हें थाने पहुंचाने में मेरा नहीं बल्कि चौधरी के बंदों और आयशा का हाथ है, और मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारे हक में बेहतर ही है। जी, क्या मतलब? वो मतोहिश नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुम अगर थाने में एक दो रोज़ रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ तुम ज़्यादा महफूज हो। अगर बाहर आज़ादाना घूमते रहे तो चौधरी किसी भी ज़रिए से तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। और जहाँ तक मेरे वादे का ताल्लुक है, मैं सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, मैंने नबीला से जो वादा किया है इसे ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने अपनी तहकीक से ये पता चला लिया है कि नबीला हक पर है। उसकी माँ का दिमाग ख़राब हो गया है। वो इसकी शादी चौधरी से करके बड़ा जुल्म करना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी उम्र भी अल्लाह आपको दे दे। वो दुआई अंदाज में हाथ उठाते हुए बोला, आप बहुत अजीम हैं। आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। मैंने इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और ठहरे हुए लहजे में कहा, अनवर अली, अल्लाह ताला ने हर ज़ीरू के लिए उम्र का एक कोटा मुकर्रर कर रखा है और किसी की उम्र किसी को नहीं लगा करती। लिहाजा इस किस्म की दुआएं नहीं करना चाहिए। और ये भी जहन में रखो कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह गोश्त तो पोस्त का इंसान हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आगे चलकर जो करूँगा वो मेरे फ़राइज़ का तकाजा है। इसमें तुम पर कोई एहसान नहीं। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, तुम एक दो दिन इधर थाने ही में सरकारी मेहमान बनकर गुजारो। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे यहाँ रहने से चौधरी मुतमईन रहेगा कि मैं तुम पर सख्ती करके नबीला के बारे में पूछगछ कर रहा हूँ। मैं इस दौरान में नहायत ही खुफिया तौर पर नबीला को ढूंढने की कोशिश करूँगा और मेरा खुसूसी टारगेट चौधरी मुश्ताक होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया।
اور مجھے یقین ہے بلکہ میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھے آپ کی تحویل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میرے ماں باپ کو جو پریشانی ہوگی اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سلسلے میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں بشیر ترکھان اور نذیرہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا، وہ تمہاری گرفتاری کی خبر سن کر تھانے آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا۔ میری ماں نذیرہ کو بہت کم نظر آتا ہے، آپ اسے ایک اندھی عورت ہی سمجھے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہیں، گھر ہی میں رہتی ہے، یہاں تو مجھ سے ملے میرا باپ ہی آئے گا۔ میں نے کہا نا، تم اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، میں نے تو ٹوک انداز میں کہا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک گہری اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر انور علی کو دوبارہ حوالدار بہادر علی کے پاس بھجوا دیا۔ اسی وقت ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، لہٰذا رات کو اپنے گھر چلا جاتا تھا اور صبح کے وقت ڈیوٹی سنبھال لیتا تھا، مگر آج وہ تقریباً 2 گھنٹے لیٹ تھا۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، وحید، تھانے کے قریب رہائش ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کا جب دل چاہے اٹھ کر چلا آئے؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، ایسی بات نہیں، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ وقت کا خیال رکھا ہے۔ وہ دراصل رات سے میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج رات کو وہ چھوٹے بچے کو نہیں دیکھ سکی، لہٰذا مجھے بار بار اٹھ کر اسے دیکھنا پڑا، بلکہ یوں سمجھیں کہ رات میں نے جاگ کر گزاری ہے، اسی لیے صبح کے وقت ایسی آنکھ لگی کہ پھر دن چڑھے ہی اٹھ سکا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر دھیرے سے بولا، اب تو آپ میری تاخیر کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل سمجھ گیا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ وحید راٹھور کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی 8 سال کی، اس سے چھوٹے بیٹے کی عمر 3 سال اور تیسرا سب سے چھوٹا بیٹا صرف 6 ماہ کا تھا۔ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا، وحید کی بیوی سغرا کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، 2-4 دن میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، اور اس ہونے کو نمٹنے یا بھگتنے کے لیے وحید کو زیادہ وقت گھر پر دینا پڑتا تھا۔ اس گاؤں میں وحید کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا، وہ اپنے گھریلو حالات اور مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے تبادلہ خیال کرتا رہتا تھا۔ اب تو وہ خاصی سنبھل گئی ہے، میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، لیکن دن میں 1-2 دفعہ مجھے گھر کا چکر لگانا پڑے گا۔ وہ قدرے رکا اور پھر افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں اپنی اس گھریلو پریشانی کے سبب اس مسئلے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکا ہوں جس پر ہم نے گزشتہ رات کو تفصیلی بات کی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ایسا مصروف ہوا کہ کچھ خبر نہیں، اس وقت سے لے کر اب تک گاؤں میں کیا ہوتا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں اور تھوڑا کھا پی کر تھانے آ گیا ہوں۔ تمہارے لہجے میں اسی لیے افسوس کا عنصر شامل ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں، آج کا سورج طلوع ہونے سے لے کر اب تک اس گاؤں خصوصاً تھانے میں کیا انقلابی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جس کام پر توجہ نہ دے پانے کی وجہ سے افسردہ ہو، سمجھو وہ کام پچھلے 2-3 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، بس چند ایک آخری مناظر باقی ہیں۔ کا کیا مطلب؟ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ملک صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں وحید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے حالات کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کر دیا، اس کے ساتھ ہی اپنی رائے اور اندازوں کا بھی ذکر کیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مجھے سنتا رہا اور جب میں خاموش ہوا تو وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے پکا یقین ہے نبیلہ کی گمشدگی میں چودھری مشتاق کے سوا اور کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے، یعنی نبیلہ بھی اسے حاصل ہو جائے اور اس کی راہ کا کانٹا انور علی بھی بڑی صفائی سے ٹھکانے لگ جائے۔ گویا تم انور علی سے اتفاق کرتے ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہاں، بڑی حد تک، وہ پرسوچ لہجے میں بولا، لیکن میرے ذہن میں نبیلہ کی گمشدگی کا ایک اور بھی پہلو ہے جس کے بارے میں انور نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، اور وہ مختلف پہلو کون سا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انور کے خیال میں چودھری مشتاق نے اپنے بندوں کی مدد سے نبیلہ کو اس طرح غائب کروایا ہے کہ اس کی گمشدگی کا شک سیدھا اس پر جائے۔
पुलिस अनवर को नबीला के अगवा के इल्ज़ाम में पकड़कर किसी मुसीबत में डाल दे और चौधरी की ईद हो जाए। बादशाह नबीला को इस तरह बरामद कराया जाए कि हर सूरत में अनवर ही कसूरवार दिखाई दे। लेकिन मैंने जिस पहलू का जिक्र किया है ना जनाब, वो ड्रामाई अंदाज में रुका और फिर इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मेरे ख्याल में इस खेल में नबीला की माँ आयशा भी चौधरी मुश्ताक के साथ बराबर की शरीक है। वो जानती है कि नबीला को कहाँ गायब किया गया है। उसका रोना धोना और बेटी के लिए परेशान होना महज अदाकारी भी हो सकती है। मलिक साहब, पता नहीं मुझे क्यों यकीन सा महसूस हो रहा है कि ये ड्रामा एक सोची समझी साजिश के तहत रचाया गया है। अगरचे तुम्हारी बातों पर तस्दीक की मोहर तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इनमें खासा वजन पाया जाता है। मैंने कहा, नबीला की बाजियाबी के लिए आयशा और चौधरी मुश्ताक को बारी बारी एक ही कसौटी पर खिंचना पड़ेगा और ये काम अभी से शुरू समझो। लगता है कि आपने अपने जहन में कोई लाहे अमल तैयार कर लिया है, वो पुरजोश अंदाज में बोला। मैंने उस बात में गर्दन हिला दी। दोपहर के खाने के बाद मैं थाने से निकला और चौधरी मुश्ताक की हवेली की जानिब कदम बढ़ा दिए। चौधरी की हवेली इसी गांव में मौजूद थी और थाने से बमुश्किल 10 मिनट के फासले पर थी। मैं अगर चाहता तो साइकिल, घोड़े या टांगे के जरिए चौधरी से मिलने जा सकता था, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में सोचों का एक हिजूम सा लगा हुआ था और मैं एक लाहेअमल तरतीब दे रहा था। लिहाजा मैंने तानिस्ता पैदल जाने का फैसला किया ताकि जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। ये बात देखने, सुनने और परखने में आई है कि चहलकदमी के दौरान में इंसान का जहन ज़्यादा फाल होता है। अगर कोई मसला इसके जहन में अटक कर रह गया हो तो इस अमल के ज़रिए वो बनिस्बत आसानी से मसले के हल तक पहुंच जाता है। न्यूटन, एडिसन और आइंस्टाइन ने बहुत सारी साइंसी गुत्थियां टहल टहल कर और चहल चहल कर ही सुलझाई थीं। मैं चौधरी मुश्ताक की हवेली तक बाद में पहुंचा। बात से पहले मेरी आमद की खबर वहां तक रसाई हासिल कर चुकी थी। हवेली के गेट पर एक हट्टे कट्टे डिशकरे ने मेरा बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया और फितवियाना अंदाज में बोला, आई जी थानेदार साहब, चौधरी साहब इस वक्त हवेली के अंदर मौजूद हैं, मैं आपको इनके पास ले चलता हूँ। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और तीखे लहजे में कहा, लगता है कि तुम्हारे चौधरी साहब मेरा ही इंतजार में बैठे हुए हैं। ओ जनाब, आप तो इस इलाके के बादशाह हो, वो मस्का लगाने वाले अंदाज में बोला। चौधरी साहब आपकी बड़ी तारीफ करते रहते हैं। इस शख्स की बातों से मुझे बखूबी अंदाजा हो गया कि चौधरी ने ताने और गांव के मामलात पर गहरी नज़र रखी हुई है। बहरहाल मैंने चौधरी के बंदे के साथ ज़्यादा बातचीत करना मुनासिब ना समझा और उसकी मईयत में एक सजे सजाए कमरे में पहुंच गया, जो यकीनन चौधरी की बैठक थी। थोड़ी ही देर के बाद चौधरी मुश्ताक भी वहां आ गया। ये चौधरी से रूबरू मेरी पहली मुलाकात थी। उसकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। जुस्से से अंदाज़ा होता था कि जवानी में वो कसरत का आदी रहा होगा। दंड पट्टी अभी तक कायम थी। वो एक दराज का मशक था। उसे एक नज़र देखकर जहन में पंजाबी फिल्मों के एक मारूफ विलन का तस्वुर उजागर होता था। उम्र के इस हिस्से में भी उसकी सेहत काबिल तहसीन थी। गोया आयशा ने उसकी मुस्तैदी और कारकर्दगी के बारे में जो दावा किया था वो कुछ गलत भी नहीं था। चौधरी बड़े तबाक से मुझसे मिला। उसके अंदाज में बड़ा जोश और दोस्तानापन पाया जाता था। अपने इब्तिदाई तासुर से वो खासा जिंदा दिल और खुश मिजाज साबित हो रहा था। मैंने भी जवाबन गर्मजोशी का मुजाहरा किया और रस्मी अलेख सलेख के बाद हम एक दूसरे के सामने बैठ गए। चौधरी ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, मलिक साहब, नबीला की गुमशुदगी के हवाले से अच्छी साबित हो रही है कि इस बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई, वरना। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर मायना खेज अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, वरना आपको इस थाने में तैनात हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन ना मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सका और ना ही महकमा जाती मसरूफियात ने आपको इस जहमत की फुर्सत दी। बहरहाल बहाना कोई भी हो, खुशी इस बात की कि हमारी मुलाकात हो गई। मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की कि नबीला के जिक्र पर चौधरी की आंखों में एक मखसूस चमक उभर आई थी। इस चमक को हैवानी या हविस की चमक कहा जा सकता है। इसके तासुरात से ये भी समझ में आया कि वह नबीला और उसके मामले में खुसूसी दिलचस्पी रखता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, आपकी बात से तो ये नतीजा निकलता है कि अगर अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी
तो इसमें हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं। खैर, किसी भी सबब सही, हम आज एक दूसरे से मिल तो लिए। उसने कहा, और सुनाएं, आजकल थानेदारी कैसी चल रही है? उसूली तौर पर इसे सबसे पहले नबीला के बारे में इस्तफसार करना चाहिए था। इसकी अमलदारी में से एक नौजवान और खूबसूरत लड़की गायब हो गई थी और जिसके अगवा का मुलजिम थाने में बंद था। फितरी तौर पर उसके अंदर ये तजस्सुस नजर आना चाहिए था कि मुलजिम अनवर ने क्या उगला, वो नबीला की गुमशुदगी के हवाले से क्या कहानी सुना रहा है और मैंने मकविया की बाजियाबी के लिए क्या लाहे अमल तैयार किया है। मगर चौधरी ने इन अमूर से मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। वो अपने अंदाज और तासुरात से बड़ा पुरसुकून और मुतमईन दिखाई देता था। मैंने इसके सवाल के जवाब में गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, अब आप मुझसे ये सवाल तो ना करें कि थानेदारी कैसी चल रही है। भला कौन सा मामला आपकी नज़र से ओझल है? आपका तो एक अदना सा मुलाजिम भी ये जानता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और वो मुझे इतला देता है कि चौधरी साहब इस वक्त हवेली के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको इनके पास ले चलता हूँ। मेरा इशारा इस बंदे की जानिब था जो मुझे हवेली के गेट पर मिला था और जिसकी रहनुमाई में मैं इस बैठक तक पहुँचा था। वो मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराया और बोला, क्या करें जी, नज़र तो रखनी पड़ती है ना। थानेदारी और चौधराहट कायम रखने के लिए अपने मुखबिरों से काम लेना पड़ता है। आप तो इस बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। इसी वक्त एक मुलाजिम बड़ी सी ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुआ। यकीनन चौधरी ने इधर आने से पहले मेरी खातिरदारी के लिए काम जारी किए होंगे। मुलाजिम ने मेरे सामने रखी मेज़ पर सामाने खुर्दोनोश चुन दिया। मैंने कहा, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। वो तो आपने अपने थाने में खाया होगा ना। चौधरी ने मुलाजिम को मखसूस इशारा करते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है कि आप पहली मर्तबा मेरे करीब खाने पर तशरीफ़ लाएं और कुछ खाए पिए बगैर ही चले जाएं? थोड़ा बहुत तो आपको लेना ही पड़ेगा मलिक साहब। मुलाजिम चौधरी का इशारा बखूबी समझ गया था। वो खामोशी के साथ गर्दन झुकाकर बैठक से निकल गया। मैं चौधरी के फरमाइशी अल्फाज थोड़ा बहुत के मुताबिक नेमत खुदाबंदी से इंसाफ करने लगा। मेरे साथी चौधरी का हाथ भी हरकत में आ गया। चौधरी ने पूछा, मलिक साहब, बंदे ने जबान खोली कि नहीं? बड़ी देर के बाद वो असल मौजू की तरफ आया था। मैंने इसे खुश करने के लिए कहा, अभी तक तो मैंने प्यार की ज़बान इस्तेमाल की है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये ज़बान इसकी समझ में नहीं आ रही। रात को इसे हवलदार के सुपुर्द करूँगा। उम्मीद है कि सुबह तक वो तीर के मानिंद सीधा हो जाएगा और बड़ी खुशी से हकीकत उगल देगा। वैसे मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तक तो वो आप पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या कहता है मेरे बारे में वो बदबख्त? चौधरी के चेहरे पर नागवारी उभर आई। मैंने कहा, इसका दावा है कि नबीला को आप ही ने कहीं गायब करवाया है और इस पर इल्ज़ाम लगाकर इसे जेल भिजवाना चाहते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान मैं बड़ी तवज्जो से चौधरी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहा था। अनवर के लगाए गए इल्ज़ामात का सुनकर चौधरी की आंखों में एक ख़ास किस्म की नफरत उभरी। फुनकार से मुशाबा लहजे में उसने मुझसे इस्तफसार किया, मलिक साहब, इस गंदे कीड़े ने ये नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। मेरी से क्या दुश्मनी है? बताया है जनाब, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसका कहना है कि वो नबीला से सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आपको ये पसंद नहीं है। कमाल है। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और उल्टा मुझी से पूछने लगा, मलिक साहब, आप ही बताएं, मुझे अनवर और नबीला की शादी पर भला क्या एतराज़ हो सकता है? चौधरी के इस इस्तफसार से वाज़ेह होता था कि वो किसी भी हवाले से नबीला की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये एक अहम और हैरान कुन बात थी। चौधरी इन लम्हात में अगर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था तो फिर नबीला और वहीद राठौर के खदशात पर मबनी हकीकत नज़र आते थे, यानी कि वह नबीला से शादी का कोई इरादा नहीं रखता था। वो अपनी मतलब बरारी के लिए महज आयशा को सब्ज़ बाग दिखा रहा था। बहरहाल मैंने चौधरी के इस्तफसार के जवाब में कहा, अनवर का दावा है कि आप नबीला से शादी की ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा इसे अपनी राह का कांटा समझते हैं। इसीलिए उसने नबीला को अगवा करवा कर इसे पुलिस के चक्कर में फंसा दिया है। कितना बेवकूफ़ है ये भी, वो नफरत आमेज़ लहजे में बोला। मलिक साहब,
आप माशाल्लाह सियाने आदमी हैं। मेरे और अनवर का क्या मुकाबला। अगर मुझे नबीला से शादी करना होती तो क्या मैं इससे इजाज़त लेता। वो कौन लगता है नबीला का। चौधरी की आवाज़ में गुस्से का अंसर भी शामिल हो गया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए उसने कहा, मलिक साहब फ़र्ज़ करें मैं अगर वाकई नबीला से शादी का ख्वाहिशमंद होता तो फिर उसे अगवा करने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात ये कि अव्वल तो वो उल्लू का पट्ठा, किसी भी दर्जे पर मेरा हमसर नहीं, और अगर ऐसा होता भी तो मैं नबीला को गायब कराने के बजाय उसका मक्खू ठाप देता। अपनी राह के कांटे साफ करना मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका दिमाग क्यों ख़राब हो गया है। मुझे उम्मीद है कि जब रात को आप इसे तफ्तीश की सख्ती से गुजारेंगे तो इसका बुखार फ़ौरन उतर जाएगा और वो आपको नबीला के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। चौधरी ने बड़े वाज़े अल्फाज में मुझे जता दिया था कि वह नबीला से शादी का इरादा नहीं रखता। यही ख्याल एएसआई वहीद राठौर का भी था। अनवर ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था कि चौधरी आयशा से मुसलसल झूठ बोल रहा है। वो इसे शादी का लारा लप्पा देकर नबीला को अपनी अय्याशी के लिए मखसूस करना चाहता है, मगर आयशा को पूरा यकीन था कि चौधरी उसकी बेटी से ज़रूर शादी करेगा। मैं अगर चाहता तो यहाँ आयशा को कोर्ट कर सकता था। चौधरी ने अनवर को तो झुठला दिया था। मुमकिन है कि वो आयशा की ख्वाहिश को भी एक दीवानगी से ताबीर करता। लिहाजा मैंने चौधरी को मजीद खिंचने के लिए इस पत्ते को बचा लिया और गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब अगर सच पूछें तो मुझे अनवर की बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया। अब इस उम्र में जब आप नाना और दादा बन चुके हैं, क्या शादी करेंगे, और वो भी एक मामूली सी लड़की के साथ। लेकिन आपको तो पता है ना। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, आप जानते हैं चौधरी साहब, जब हमारे पास कोई शिकायत पहुंचती है तो इस पर कार्रवाई लाजमी हो जाती है। बस मैं तो मामूल की पूछगछ के लिए इधर आ गया था। हालांकि इस नामुराद ने आप पर किसी और हवाले से भी कीचड़ उछालने की कोशिश की है। और मैंने दानिस्तार जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तशवीश भरे लहजे में बोला, मजीद क्या बकवास की है इस कुत्ते ने। मैंने लोहा गर्म देखते हुए कारी सर्व लगाई। वो बड़े वसूख से कह रहा है कि आपके और आयशा के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसलिए आयशा आपके दबाव में है और वह नबीला की शादी आपसे करने को तैयार है। वो अपने शौहर की ज़रा इज्जत नहीं करती, इसे उल्लू का गोश्त खिलाकर घर के एक कोने में फेंक रखा है। इसके घर का सारा खर्चा आपकी हवेली से जाता है, इसीलिए आपके 2 डशकरों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आप इसके खिलाफ एक गहरी साजिश कर रहे हैं। मलिक साहब, वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहनाक अंदाज में बोला, मैं कानून का बहुत एहतराम करता हूँ। वो इस वक्त आपकी तहवील में है, इसलिए मैं आपके मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करूँगा। अगर वो थाने से बाहर होता तो यकीन करें इस बकवास पर मैं इसकी गर्दन मरोड़ के रख देता। मैंने दिल में कहा, चौधरी साहब, मुझे आपकी तरफ से किसी ऐसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्को थी, जभी तो अनवर की हिफाजत के पेश नज़र मैंने इसे थाने में बंद कर रखा है। मैंने अनवर की ज़ात से मंसूब करके जो भी कहानी चौधरी को सुनाई थी, इसकी असर पजीरी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। यूँ महसूस होता था जैसे अनजाने में किसी ने इसकी अंधे की दुम पर पाँव रख दिया हो। वो बुरी तरह बिलबिला रहा था। मैं खामोशी से उसके दोबारा बोलने का इंतज़ार करने लगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने गुस्सीले लहजे में कहा, मलिक साहब, देखा आपने, इस कमज़ात ने बेचारी आयशा पर कितना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। इससे इसकी गंदी सोच की अक्कासी होती है। ज़रा सोचें, इस कमीने की बकवास के मुताबिक अगर मुझ में और आयशा में ऐसा कोई ताल्लुक़ रहा होता तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करने पर कैसे तैयार हो जाती। वो कमबख्त आपको गुमराह कर रहा है मलिक साहब, जबकि आयशा का मामला सिर्फ इतना है। वो एक मरतबा फिर रुका और एक गहरी सांस खारिज की और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, आयशा एक तवील अरसे तक मेरी हवेली में नौकरानी के तौर पर काम करती रही है। उसका घर वाला हयात अहमद एक नंबर का हड हराम और निखट्टू है। जाहिर है आयशा पूरे दिन इस हवेली में जान मारती रही है, तो इसके घर का खर्चा भी मेरे ही तवज्जुह से चलता रहा है। बस फ़र्क इतना सा है कि मैंने इस सिलसिले को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। आयशा बाकायदा हवेली में काम करने नहीं आती, लेकिन मैं एक अच्छी रवायत को अभी तक निभा रहा हूँ। वैसे भी दरिया में से अगर एक कतरा निकल जाए तो इससे दरिया की सेहत पर क्या असर पड़ता है। और फिर अगर मैं आयशा के घर का खर्चा चला भी रहा हूँ तो इस जलील इंसान को क्या तकलीफ़ है। मलिक साहब, उसने सनसनाते हुए लहजे में मुझे मुखातिब किया और फिर गंभीर अंदाज में बोला, अनवर इस वक्त आपकी कस्टडी में है। मेरे आदमियों ने पकड़कर उसे आपके हवाले किया है।
مجھے پورا یقین ہے کہ نبیلہ کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ نبیلہ کو بازیاب کروانے کے بعد اس خارش زدہ کتے کو جیل بھجواتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کیا چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس ناپاک جانور اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انور لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا تو بشیر ترکھان کو یہ گاؤں چھوڑ کر اپنا ٹھکانہ اور کہیں کرنا ہوگا۔ میں اس گاؤں کا چودھری ہونے کی حیثیت سے انہیں گاؤں بدر کر سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی چودھری صاحب، میں نے اسے لگام ڈالے رکھنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انور کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس نوعیت کی بکواس کی جرات نہیں کر سکیں گی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، کوئی بھی مجرم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا حامی نہیں ہوں، اسی لیے میرے بندوں نے اس بدبخت کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے، ورنہ میں اسے حویلی بلا کر اس کے سارے قصبل نکال سکتا تھا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اس کا انجام بڑا عبرتناک کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے گرم جوش مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ واپسی کی مٹر گشت میں بھی میرا ذہن پوری طرح بیدار اور فعال رہا۔ اور تھانے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا جس پر عمل کر کے میں اس کیس کا ڈراپ سین چلا سکتا تھا، اور وہ آئیڈیا تھا عائشہ پر خصوصی کام۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ASI کو ایک ادھیڑ مشرف کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت تھانے کے احاطے میں کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وحید راٹھور نے بآواز بلند کہا، لیں انچارج صاحب بھی آ گئے۔ یہ جملہ یقیناً اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو سنانے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ASI نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ گویا اس شخص کا تعارف کرا رہا تھا، ملک صاحب یہ بشیر ترکھان ہے، اپنے بیٹے انور سے ملنے تھانے آیا تھا۔ میں نے حوالات سے اس کی ملاقات کرا دی ہے اور اب یہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے وحید راٹھور کو خصوصی ہدایت دے دی تھی کہ میری غیر موجودگی میں تھانے کا نظام کس طرح سنبھالنا ہے۔ انہی ہدایات میں بشیر ترکھان کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وحید نے بشیر ترکھان کو اطمینان بخش طریقے سے ڈیل کیا ہوگا۔ وحید نے میرا تعارف کرایا تو بشیر ترکھان مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولا، تھانے دار جی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میرا بیٹا اغوا جیسے جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کل دوپہر کو اپنی ماسی سے ملنے دوسرے پنڈ گیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران میں عائشہ کی بیٹی غائب ہوئی ہے تو اس میں میرے انور کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انور کو پھنسانے کے لیے کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ بشیر، میں نے اس کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں سنی سنائی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے طور پر تحقیق اور تفتیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو یقین کرو اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل تک میری تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ اگر انور نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں نہیں چھپایا تو سمجھو کہ کل کی رات یہ اپنے گھر میں سوئے گا، اور اگر یہ اس معاملے میں ملوث ہے تو پھر اسے کوئی بھی کرارے واقعی سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ میں سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے بیٹے کو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے روکا ہوا ہے۔ تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اللہ بھلا کرے گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ میں وحید راٹھور کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ وحید نے بڑی بےتابی سے پوچھا، ملک صاحب ادھر چودھری کی حویلی میں کیا رکھا؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وہاں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ تو میرا نیک ہی ہے، میں نے کہا، تم فوراً جاؤ اور نبیلہ کی ماں عائشہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آؤ، اور ہاں یہ کوشش کرنا کہ وہ اکیلی ہی آئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کا ٹرائل کرنے والے ہیں۔
वहीद, जो कुछ भी होगा तुम्हारी नज़र के सामने ही होगा। मैंने माने खेस अंदाज में कहा। तुम वक्त ज़ाया ना करो और फौरन आयशा के घर की जानिब रवाना हो जाओ। ओके सर। वो एक झटके से उठा और कमरे से निकल गया। आधे घंटे के बाद वो आयशा को अपने साथ लेकर वापस आ गया। पता नहीं उसने नबीला की माँ को क्या राग दिया था कि वो खासी मुतमईन दिखाई देती थी। मैंने आयशा को अपने सामने मेज़ की दूसरी जानिब बैठने को कहा। वहीद राठौर भी एक कुर्सी खींचकर थोड़े फासले पर बैठ गया। आयशा ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, मलिक साहब, इस नामुराद ने क्या बताया है मेरी बेटी के बारे में? उसका इशारा अनवर अली की तरफ था। मैंने खकार कर गला साफ किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, आयशा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए थाने बुलाया है कि अनवर ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। छी! वो हक्का बक्का रह गई। उसके एक लफ्ज़ी जुमले में दुनिया जहान की हैरत भरी हुई थी। ये इसका एक बेसाख्ता अमल था जिसे उसे मेरी बात का यकीन न आया हो। मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए पूछा, क्यों? क्या मेरी बात का तुम्हें यकीन नहीं आया? नहीं जी, ऐसी बात नहीं। वो गड़बड़ा कर रह गई। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। क्या बताता है वो नबीला के बारे में? मेरी बच्ची किस हाल में है और कहाँ है? आपने इसे पूछा तो होगा। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आयशा बीबी, तुम मेरी बात को बिल्कुल गलत समझी हो। मैं नबीला के बारे में नहीं कह रहा था। फिर उसकी हैरत दो चंद हो गई। फिर इस शैतान ने किस जुर्म का इकरार किया है? जुर्म मोहब्बत, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। क्या? वो हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, आयशा बीबी, अनवर ने इस हकीकत का इतराफ़ कर लिया है कि वो तुम्हारी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता है और इसी जुर्म मोहब्बत की पादाश में चौधरी इसे फिट कराना चाहता है क्योंकि वो खुद भी नबीला से शादी का ख्वाहिशमंद है। ये बकवास तो किसी काम की नहीं हुई थानेदार जी, वो मायूसी भरे लहजे में बोली। मैं तो ये समझी थी कि इसने नबीला से अगवा करने का जुर्म कबूल कर लिया है। आयशा, तुम सियानी बयानी हो, मैंने आगे को झुककर राजदाराना लहजे में कहा। नबीला को अगवा करने का इकरार वो कैसे कर सकता है जबकि उसने ये जुर्म किया ही नहीं? आप भी इसी बदबख्त की तरफदारी कर रहे हैं थानेदार जी, वो खफकी आमेज लहजे में बोली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नाराज न हो आयशा बीबी, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अनवर ने नबीला को अगवा किया है या नहीं? सज़ा तो इसे हर सूरत मिलेगी। मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लूँगा। उसने खुशी भरी हैरत से मुझे देखा और बोली, पता नहीं आप किस किस्म की उलझी हुई बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने जहन और समझ को ना थकाओ, मेरी बात में कोई उलझन नहीं है आयशा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरी चौधरी साहब से बात हो गई है, मैं अभी अभी उनकी हवेली ही से आ रहा हूँ। समझो कि नबीला के हवाले से अब मैं भी तुम लोगों के राज में शरीक हूँ। चौधरी मुश्ताक ने एतमाद में लेकर मुझे सब कुछ बता दिया है, बल्कि मैं तो नबीला से, मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तड़प कर रह गई। इस तरारी लहजे में उसने मुझसे पूछा, आप नबीला से कहाँ से मिलकर आ रहे हैं? उसके एक इस तरारी जुमले ने हाथ पकड़कर मुझे मेरे मकसद तक पहुँचा दिया। मैंने एक गहरी सुकूनबख्श सांस खारिज की। मैंने अपने नामुकम्मल जुमले में कतन ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था कि मैं नबीला से मिलकर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी सीधी और सादा सी जान ने उसकी ज़बान को हकीकत हाल का इजहार करने पर मजबूर कर दिया था। ये खदशा या अंदाज़ा सच साबित हो रहा था कि नबीला को चौधरी मुश्ताक और आयशा ने मिली भगत करके गायब किया था। मैंने इसके इस तरह भी इस्तफसार के जवाब में बदस्तूर धीमे लहजे में कहा, मैंने कहा ना आयशा, तुम सियानी बयानी हो और ये भी बताया है कि नबीला वाले मामले पर मेरी चौधरी मुश्ताक से तफसीली गुफ्तगू हुई है। इसी ने मुझे बताया है कि नबीला को डेरे पर छुपाया गया है। मैं अभी चौधरी के डेरे ही पर नबीला से मिलकर आ रहा हूँ। वो भली चंगी और खुशबाश है। चौधरी साहब ने बताया कि जब मैं अनवर को जेल भिजवा दूंगा तो नबीला को मंजर आम पर लाया जाएगा। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना, मैं तुम दोनों के राज में शरीक हो चुका हूँ। यकीन तो आ गया है जी, पर मेरे दिल में एक बात चुभ रही है, वो एएसआई की जानिब देखते हुए बोली। बिल्कुल किसी कांटे की तरह जी। ये एएसआई वहीद राठौर है, मेरे मुकम्मल भरोसे का आदमी। मैंने आयशा की परेशानी दूर करते हुए कहा, तुम बेधड़क बताओ, कौन सी बात तुम्हारे दिल में खटक रही है? वहीद राठौर मेरी गुफ्तगू के दरमियान में बिल्कुल खामोश बैठा रहा था। बल्फाज़ दीगर वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था।
आयशा मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, थानेदार जी, आप अभी नबीला से मिलकर आ रहे हैं तो मुमकिन है कि वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, मगर चौधरी साहब ने मुझसे क्यों गलत बयानी की? कैसी गलत बयानी आयशा? मैंने दोस्ताना लहजे में पूछा। इसने बताया कि चौधरी साहब ने तो मुझे बताया था कि वह नबीला को बेहोश करने के बाद दारा मुर्गी वाला के साथ भरतपुर भेज देंगे। दारा इसे वहां अपने बंदों के पास छोड़कर वापस यहाँ आ जाएगा। भरतपुर वाले बंदे भी दरअसल चौधरी साहब ही के नमकख्वार हैं। प्रोग्राम ये तय हुआ था कि अनवर के जेल जाने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो नबीला को यहाँ ले आएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैंने कहा है ना, तुम अपने जी को ना उलझाओ, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। नबीला भरतपुर में है या यहाँ वाले चौधरी के डेरे पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्द वो तुम्हारे सामने होगी और इस वक्त तुम एक सरकारी मेहमान की हैसियत से मेरे पास रहोगी। मेरा आखिरी जुमला सुनकर उसे हैरत का झटका लगा। वो बेहद मुस्तरिब अंदाज में बोली, जी क्या मतलब है आपका? मतलब बड़ा वाज़ेह है आयशा, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा। जब तक मैं भरतपुर से तुम्हारी बेटी को बाजियाब करके यहाँ नहीं ले आता, तुम्हें मेरे थाने की हवालात में रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम आज़ाद घूमो और चौधरी मुश्ताक से जाकर इस बात की तस्दीक करो कि उसने मुझे नबीला वाले राज में शरीक किया है या नहीं। तो क्या? उसकी आंखों में दहशत सी भर गई। मैंने कड़क कर कहा, तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। अभी आपने बताया कि डेरे पर नबीला से मिलकर आ रहे हैं। उसकी हालत दीदनी थी। फिर इसे लेने के लिए भरतपुर क्यों जा? वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई। उसकी आंखों में मुझे मौत के साए लहराते दिखाई दिए। उसे यकीन हो गया कि मैंने एक सीधी चाल चलकर इसे बड़ा उल्टा फंसा दिया है। इससे पहले कि वो हाय बाय शुरू करती, मैंने हवलदार बहादुर अली को बुलाकर उसे हवालात में बंद करा दिया। फिर वहीद राठौर की तरफ देखते हुए पूछा, कहो कैसा रहा? मेरा आइडिया पसंद आया? सुपर सर, सुपर। वो सराहने वाले अंदाज में बोला, आपने तो कमाल कर दिया। अब थोड़ा बहुत कमाल और जलाल तुम्हें भी दिखाना है वहीद, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो सीने पर हाथ मारते हुए जोशीले लहजे में बोला, हुक्म मलिक साहब। मैंने कहा कि भरतपुर यहाँ से सिर्फ 2 मील के फासले पर मशरिक में वाक़ है। मैं नबीला को बाजियाब करने उधर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि रात का अंधेरा फैलने से पहले ही मैं कामयाब लौटूंगा। इस दौरान में तुम्हें जवां मर्दी का मुजाहरा करना है। इस बात का इम्कान है कि चौधरी को आयशा की हिरासत का इल्म हो जाए। वो खुद या अपने किसी डशकरे को थाने भेज सकता है ताकि सूरत हाल से आगाही हासिल कर सके। तुमने किसी भी शख्स को आयशा तक नहीं पहुंचने देना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, आयशा की हिमायत में यहाँ आने वाला कोई भी शख्स अगर ज़्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश करे तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे पकड़कर हवालात में बंद कर देना, चाहे वो चौधरी मुश्ताक ही क्यों ना हो। मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। वो खुश होते हुए बोला, आपने इख्तियारात दिए हैं तो समझे मैं शेर बन गया हूँ। अब चौधरी हो या इसका कोई पालतू जानवर, अगर किसी ने मेरे मुंह लगने की जुर्रत की तो मैं इसे चीर फाड़ कर खा जाऊँगा। शाबाश, मैंने सताइशी लहजे में कहा। बुराई और बातिल के खिलाफ एक पुलिस एहलकार को ऐसा ही पुरअज़्म और फर्शनास होना चाहिए। मैं थाने के अमले को खुसूसी हिदायत देकर जाऊँगा। इस कार्य खैर में वो तुमसे मुकम्मल ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वो भराई हुई आवाज़ में बोला और फिर पूछा, क्या आप भरतपुर अकेले ही जाएंगे? मैं अपने साथ कांस्टेबल गुलफराज को लेकर जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। भरतपुर एक छोटा सा गांव है। वहाँ चौधरी मुश्ताक के नमकख्वारों को तलाश करना और इनके कब्जे से नबीला को निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। समझो, मैं अभी गया और अभी आया। ये इतना बड़ा मिशन नहीं कि मैं अपने साथ पूरी बटालियन लेकर चलूँ। वही इतने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिला दी। इस रोज़ मैं सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही कामयाब वापस लौट आया। इंसान का आज़म मजबूत और जवान हो हौसला तो वो पहाड़ काट कर भी अपने लिए रास्ता बना सकता है। मैंने न सिर्फ नबीला को बाजियाब करा लिया था, बल्कि भरतपुर से चौधरी मुश्ताक के 3 बंदों को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले आया था। जब मैंने थाने में कदम रखा तो एक सनसनीखेज सूरत हाल मेरी मुंतज़िर थी। चौधरी मुश्ताक अपने खवारियों के हमरा बनफ्से गलीज़ थाने में मौजूद था और आयशा की रिहाई के लिए वहीद राठौर से गर्मा गर्मी कर रहा था। मुझ पर नज़र पड़ी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। बरहमी से बोला, सफदर हयात,
तुम ने मुझसे बड़ा खतरनाक धोखा किया है। याद रखो, इस हरकत का बड़ा भयानक नतीजा बरामद होगा। हरकत में बरकत है चौधरी मुश्ताक, और खासी सेहतमंद बरकत है। मैंने नबीला और उसके भरतपुर से गिरफ्तार होने वाले बंदों की तरफ इशारा करते हुए कहा। और जहाँ तक धोखा देने का ताल्लुक है, तो ब्लफ गेम में ऐसा ही होता है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुमने कितनी रत्ती सच और कितने टन झूठ बोला है मुझसे। और तुम जो भयानक नतीजे का जिक्र कर रहे हो ना, मैंने ड्रामाई तवक्कुफ किया और फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। नतीजा तो वाकई बड़ा भयानक निकलने वाला है, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बड़ी बदतमीजी से बोला। मैंने वहीद राठौर को मखसूस इशारा करते हुए कहा, राठौर साहब, चौधरी मुश्ताक को आसान ज़बान में मेरी बात का मतलब समझा दो। मैं समझाने बैठ गया तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एएसआई खतरनाक अंदाज में चौधरी की जानिब बढ़ा तो वो चिल्ला उठा, ये क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं, गिरफ्तारी है चौधरी साहब। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मैं तुम्हें नबीला को अगवा कराने और हब्से बेजा में रखवाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अब तुम्हारी बाकी की इब्तिदाई ज़िंदगी मेरे थाने की हवालात में और आखिरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो भड़क कर बोला और उसके साथ ही बाहर की जानिब दौड़ लगाने की कोशिश की। मुझे उससे ऐसी किसी भी हरकत की तवक्को थी। मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी टांगों में अड़ंगा लगाया। वो एक जोरदार आवाज़ के साथ मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। इस टकराव ने उसके हलक से एक भयानक चीख बरामद की और वो बिलबिलाहट भरे अंदाज में मुझे गलीज़ गालियों और ख़तरनाक धमकियों में तोलने लगा। मैंने उसकी यावागोई और लन तरानियों की ज़रा परवाह नहीं की और उसके साथियों समेत उसे गिरफ्तार करके अपने थाने की हवालात में भर दिया। हवालात इस शिकम सेरी पर बड़ी खुश नज़र आती थी। पेट भरने के लिए खाना तो इसे मिलता ही रहता था, लेकिन चौधरी मुश्ताक के वजूद ने गोया इसके लिए शाही ज़ियाफ़त का एहतमाम कर दिया था। चौधरी मुश्ताक को करारे वाकई सज़ा दिलवाने के लिए मेरे पास नबीला की शक्ल में एक मजबूत गवाह मौजूद थी। वो चौधरी से जितनी शदीद नफरत करती थी, उतना ही टूटकर वो अनवर को चाहती थी। इस मोहब्बत की कुव्वत ने उसके अंदर ऐसा हौसला पैदा किया कि वो हालात के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो गई। चौधरी ने मुख्तलिफ ज़राए से इसे खतरनाक धमकियाँ दीं, लेकिन उसके पाया इस्तकामत में कोई लर्जिश न आई। नबीला के इस्तक़लाल और तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल को देखकर आयशा भी चौधरी के खिलाफ हो गई और उसने इस बखेड़े का सारा इल्ज़ाम चौधरी मुश्ताक पर ही डाल दिया। उसने अपने हल्फिया बयान में बताया कि वो चौधरी के दबाव के सबब मजबूर हो गई थी। आयशा वादा माफ गवाह बनी तो मेरा काम और भी आसान हो गया और उसके साथ ही नबीला और अनवर का काम भी सहल हो गया। इनकी सच्ची मोहब्बत रंग ले आई। इधर मैंने चौधरी मुश्ताक को अदालत से सज़ा दिलवा कर जेल भिजवाया, उधर नबीला और अनवर की शादी हो गई। ऐसा नहीं है कि चौधरी मुश्ताक ने अपनी ताकत और ताल्लुकात का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सज़ा से बचने के लिए सरतापा जोर मारा था, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल कोई आम थानेदार नहीं बल्कि मलिक सफदर खैयात था। मैंने उसकी हर चाल उसी पर लौटा कर नबीला से किया हुआ वादा निभा दिया। बाज़ औक़ात चहलकदमी करते हुए ऐसे ही अनमोल आइडियाज़ जहन में आ जाते हैं, जैसा कि मेरे जहन में वारिद हुआ था। मैंने आयशा की ज़बान खुलवाने के लिए एक बात कही जो नतीजा खेज़ साबित हुई। न सिर्फ नतीजा खेज़ साबित हुई, बल्कि उसने बहुत सौ की ज़िंदगी में बहार, निखार और सुधार पैदा कर दिया था।